हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आईपी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सभी के लिए राधे राधे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तर की सीरीज जिसका नाम हमने दिया है केमिस्ट्री पंच। इसका केमिस्ट्री पंच इसलिए भी दिया गया है कि हर एक वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सभी 1 बाय 1 आएंगे और हर चैप्टर के हर सभी सवाल हम जो अभी तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो आने की पूरी संभावना होती है उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, अभी हमने स्टार्ट किया है चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट में जो आपका नाम है वो है विलयन। और विलयन से संबंधित जितने भी 15 से 20 क्वेश्चन एक चैप्टर से बन रहे हैं तो वो सभी एक के बाद एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में 4 प्रमुख अंतर बताइए। तो आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतरों की हमें बात करनी है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ आप देखोगे तो आदर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो सभी नियमों का पालन करते हैं, और मेन क्या है, ये राउल्ट के नियम के पालन करते हैं। तो जिसमें नियम कायदे कानून हैं और वो सभी का पालन करते हैं उनको बोलते हैं हम क्या आदर्श विलयन, तथा अनादर्श विलयन वो कहलाते हैं जो किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम अंतर की बात करें तो पहला हमारा निकल के आता है कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं सभी सांद्रता पर आदर्श विलयन जो होते हैं, और जो अनादर्श विलयन होते हैं ये क्या करते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब सभी सांद्रताओं पर अगर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तो इनका अगर ग्राफ आप देखोगे जो यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में, तो ये जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और जो अनादर्श विलयन होते हैं इनमें सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी परिवर्तन या डेल एच के मान की। तो डेल एच का मान जो आदर्श विलयन होते हैं इनके लिए हमेशा 0 होता है। मतलब डेल एच के मान में या एंथैल्पी परिवर्तन आदर्श विलयनों में नहीं होता है, हमेशा एक जैसा होता है। ना तो ये ऊष्मा अवशोषित करते हैं और ना ही उत्सर्जित करते हैं। इसी कारण से क्या होता है, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने हमें नहीं मिलता है। अब इसके बाद है अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन में डेल एच का मान नॉट इज इक्वल टू 0, इसमें ऊष्मा का परिवर्तन हमेशा होता रहता है। मतलब ये या तो ऊष्मा बढ़ जाएगी या ऊष्मा घट सकती है। तो इस प्रकार के ये अनादर्श विलयन होते हैं। अब अगला है आयतन परिवर्तन। जैसे हमने डेल एच देखा वैसे ही डेल वी, और आयतन के लिए वॉल्यूम बोलते हैं इसलिए डेल वी इससे हम डिनोट करते हैं। और डेल वी जो होता है यह 0 होता है कहाँ पे, आदर्श विलयन में, और जो अनादर्श विलयन है इसमें डेल वी इज नॉट इक्वल टू 0। अगला जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो है आणविक आकर्षण बल। तो आणविक आकर्षण बल की यदि बात की जाए तो आदर्श विलयन में यह समान होता है और अनादर्श विलयन में असमान होता है। आदर्श और अनादर्श विलयनों के एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है बेंजीन के साथ टॉलुइन का विलयन, और जो अनादर्श विलयन है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म हो सकता है, एथेनॉल में जल मिला दिया जाता है। इस प्रकार से ये अनादर्श विलयन का वो हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनादर्श विलयन में धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन में बिंदुवार अंतर बताइए। तो धनात्मक विचलन होता है और एक ऋणात्मक विचलन होता है। किस में होता है, ये हमेशा अनादर्श विलयन में देखने को मिलता है। हाँ, तो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतरों की हमें बात करनी है। आइए देखते हैं। तो धनात्मक विचलन जो होता है इसमें कुल वायु दाब राउल्ट के नियम से अधिक होता है धनात्मक विचलन में, और अगर वहीं ऋणात्मक विचलन की बात की जाए तो वायु दाब कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम से कम होता है। अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो ये है आणविक आकर्षण बल। आणविक आकर्षण बल में 2 अणुओं के बीच में कमजोर आकर्षण देखने को मिलता है। आणविक आकर्षण बल ऋणात्मक विचलन में बहुत अधिक होता है। बंध तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच का मान धनात्मक विचलन में हमेशा कैसा होता है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। मतलब डेल एच का मान हमेशा बड़ा होता है
कोई भी अभिक्रिया होगी है। लेकिन ऋणात्मक विचलन में यदि बात की जाए तो ऋणात्मक विचलन में आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखने को मिलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। डेल एच का मान 0 से कैसा होगा, कम हो। फिर आता है आपका आयतन परिवर्तन डेल V। तो आयतन परिवर्तन में क्या होता है, जो धनात्मक विचलन है इसमें कुल आयतन बढ़ता है और जो ऋणात्मक विचलन है इसमें क्या होता है, कुल आयतन में कमी देखने को मिलती है। क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक जो होता है वो धनात्मक विचलन में क्वथनांक कम होता है। वो क्यों कम होता है, क्योंकि आणविक आकर्षण बल भी कम होता है, इसलिए क्वथनांक बहुत ही कम होता है। और जो ऋणात्मक विचलन है इसमें क्वथनांक अधिक देखने को मिलता है। वो अधिक इसलिए मिलता है क्योंकि इनके आकर्षण बल भी कैसा होता है, मजबूत बंद होता है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे और इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब हम आ गए हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे और थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका मोलरता और मोललता में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बारी परीक्षाओं में आया हुआ है तो इसको तो आपको बिल्कुल तैयार कर ही लेना है। तो मोलरता तथा मोललता में क्या अंतर है। मोलरता की यदि बात की जाए तो इसमें क्या होता है, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोल की संख्या जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। और 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोल जो होते हैं उसको बोलते हैं क्या, मोलरता। तो यहाँ आप क्या है कि मोलरता की बात करें तो वहां पे आता है आपका जो आयतन रहेगा वो लीटर में रहेगा, और मोललता की बात करें तो यहाँ पे किलोग्राम में हम देते हैं। प्रतीक यहाँ पे है, इसका जो संकेत है, मोलरता का संकेत होता है कैपिटल M और इस मोललता का संकेत है आपका स्मॉल m। फॉर्मूले की यदि बात की जाए तो विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, और आयतन कैसा लेंगे हम, लीटर में लेंगे, और यहाँ आएगा विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान, और जो द्रव्यमान होगा वो आएगा आपका कैसा, kg में आएगा। मात्रक की यदि बात की जाए तो मोल प्रति लीटर होगा और इसका होगा आपका मोल प्रति किलोग्राम। तापमान का क्या प्रभाव रहेगा, तो तापमान पर निर्भर करती है, आयतन बदलता है मोलरता का, और जो मोललता है, मोललता तापमान पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करती है, और द्रव्यमान, क्योंकि तापमान बढ़ाने से या घटाने से द्रव्यमान उतना का उतना ही रहता है, कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि मोललता तापमान से अप्रभावित होने के कारण अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। ये हो गया आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। कैसे लगे आपको तीनों क्वेश्चन, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। एक तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, परासरण और विसरण में 3 मुख्य अंतर बताइए। तो सबसे पहले तो परासरण ये कहलाता है कि कोई भी जल का अणु क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, या ऐसा मान सकते हैं कि जल का अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गुजर कर दूसरे माध्यम में जाता है, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे परासरण में क्या होता है, परासरण में केवल विलायक जैसे कि पानी एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से क्या होता है, गुजरता है। और जो विसरण होता है, विसरण वो होता है कि विसरण का मतलब है कि जैसे कोई पदार्थ के कण हैं, एक जगह पे रखे हुए हैं, वहां पे बहुत सारे हैं, मतलब अधिक सांद्रता है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ के कणों का जाना, उसको हम विसरण कहते हैं। तो ठोस, तरल या गैस के कण बिना किसी झिल्ली के क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से चलते हैं, इसको बोलते हैं हम विसरण। अगला है हमारा प्रवाह की दिशा। तो पानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है, और जो विसरण होता है, यह विसरण में पदार्थ के कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्रों में जाते हैं। संतुलन प्राप्त करने के लिए विलायक की स्थिति तक यहाँ पे परासरण की क्रिया होती है, मतलब जब तक अगर 2 हमारे पास ये गिलास हैं और दोनों गिलास में पदार्थों की जो मात्रा है, जैसे कि जल के अणु की जो मात्रा है, जब तक एक जैसी ना हो जाए तब तक ये क्रिया चलती रहती है, संतुलन प्राप्त करने तक। और जो विसरण होता है, विसरण में क्या होता है, एक जगह पे अगर बहुत सारे कण हैं, तो अधिक सांद्रता वाले कण हैं, तो फिर वो पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। जितनी ज़्यादा वहाँ पे जगह स्पेस होगा, जितनी ज़्यादा जगह होगी, वहाँ पे कण समान रूप से फैल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे परफ्यूम है, अगर परफ्यूम लेके आए, अगर एक जगह रूम में थोड़ा सा छिड़क दिया जाए तो उसके जो कण हैं वो धीरे धीरे करके पूरे रूम में समान रूप से फैल जाएंगे, और वहाँ पे हमें क्या होता है, विसरण देखने को मिलता है। जैसे अगरबत्ती का धुआं है, ये भी विसरण का ही एग्जाम्पल है।
अब बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और अंतिम क्वेश्चन है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से समझते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो निश्चित पदार्थों को, खास तौर पे जल को, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने देती है। बाकी की चीजें होती हैं उनको नहीं जाने देती। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे पानी के कण हैं, यहाँ पे नमक भी मिला हुआ है। पानी और नमक का क्या है, मिश्रण है। लेकिन और यहाँ पे एक ये दिखाई गई है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, यहाँ से केवल जल के अणु ही इंटर कर पा रहे हैं और ना कि नमक के अणु इंटर कर पा रहे हैं। तो जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से अंदर जा पा रहे हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली मुख्यतः क्या है, जल के अणु को एक स्थान से दूसरे स्थान में एक माध्यम का काम करती है। तो एक जैविक या कृत्रिम परत जो कुछ अणुओं को गुजरने देती है जबकि दूसरे अणुओं को रोक देती है, उसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। सबसे पहले है आपका उदाहरण कोशिका की झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली हो गई, अंडे की झिल्ली हो गई, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली के एग्जाम्पल हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, उसको हम बोलते हैं परासरण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, ये संपन्न करते हैं। कम सांद्रता वाला ये अल्प परासरणी है और ये अति परासरणी अधिक सांद्रता वाला। और यहाँ पे बीच में यहाँ क्या दिखाई गई है, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली दिखाई गई है। फिर इसके बाद है, अगर हम कृत्रिम रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली की बात करें तो वो कहाँ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो आरओ की झिल्ली होती है, वाटर फिल्टर होते हैं, आरओ की झिल्ली होती है, ये कैसी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। और दूसरा है आपका सेलोफेन और कॉपर फेरोसाइनाइड, इनका यूज किया जाता है किसमें, अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में। यह क्यों आवश्यक है, अर्धपारगम्य झिल्ली आखिर क्यों हम पढ़ते हैं कि क्यों यह आवश्यक है। तो दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। क्यों है, एक तो कोशिका में पोषक तत्वों का अवशोषण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ही होता है, और दूसरा है आपका जल शोधन में अर्धपारगम्य झिल्ली का यूज होता है जल शोधन करने में। और तीसरा है आपका डायलिसिस या फिर किडनी की जो मशीनें होती हैं वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ही बनाई जाती हैं, जो कृत्रिम रूप से बनती हैं। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो के 5 प्रश्न। होपफुली आपको पांचों प्रश्न बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार प्रश्न हैं और सभी समझ भी आ गए होंगे। इनको आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं अपने पास, और इनसे आप तैयारी करें। बहुत ही आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए अब हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो के लिए आप अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें। थैंक यू।